की प्रथानुसार हम एक मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं, तो आज भी टीटागढ़ रेल सिस्टम के मैनेजमेंट से बातचीत होने वाली है, जो एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है जो वैगन्स और कोच दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की शुरुआत 1980 में यहाँ पर रोलिंग स्टॉक फाउंड्री यूनिट से हुई है। रेलवे बोगीज और कपल्स निर्माण से हुआ आगाज आज यहाँ पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच चुका है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन के लिए अपनी पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की डिलीवरी की है और कंपनी ने 80 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए बीएचईएल के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है। कंपनी के मैनेजमेंट से हम ग्रोथ आउटलुक समेत बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की क्या रणनीति है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीतिश चौधरी जुड़ चुके हैं। प्रीतिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और जो बेंगलुरु में नई शुरुआत हुई है उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन प्रीतिश जी, सवालों का सिलसिला तो मैं शुरुआत करने वाली हूं बजट की उम्मीदों के साथ ही। तो बताइए, रेलवे सेक्टर से अगर मैं उम्मीदों की गुहार समझना चाहूं आपसे, जो आप वित्त मंत्री साहिबा के सामने रखना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। रेलवे से हमारी एक्सपेक्टेशन मैं तो नहीं कहूंगा, हमारी होप यही रहेगी कि जिस तरीके से पर एक फोकस रहा है, एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रेल सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, हम तो खाली यही चाहेंगे कि ये फोकस कंटिन्यू करे और इंडिया की जो टारगेट्स हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाने की, रेल फ्रेट लोडिंग बढ़ाने की, पैसेंजर वेटिंग टाइम्स को रिड्यूस करने की, हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि इन टारगेट्स की तरफ जो फोकस बना रहा है वही बना रहे और जिस तरीके से एक महत्व दिया जा रहा है रेल सेक्टर को वो कंटिन्यू करे। प्रीतिश, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे, जो फर्स्ट हाफ था इस वित्त वर्ष का, गवर्नमेंट केपेक्स में हमने थोड़ा सा धीमापन आता हुआ देखा, लेकिन हम ये बताइए कि जो सेकेंड हाफ है इस वित्त वर्ष का, इस एफवाई का, यहाँ पर किसी भी तरह का अपटिक गवर्नमेंट केपेक्स के लिहाज से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर आप हमारी कंपनी की ऑर्डर बुक देखें और हमारी बिजनेस की नेचर देखें, तो ये एक कमोडिटी या एक कंज्यूमर आइटम नहीं है। हमें जैसे 2022 में एक मेगा टेंडर मिला था रेलवे से करीबन 24,000 वैगन का, जो कि एक 3 साल की डिमांड थी। सिमिलरली अगर आप वंदे भारत देखें तो उसकी सप्लाईज अगले 4 से 5 सालों में कंप्लीट होनी है। तो अगर एक हाफ या एक क्वार्टर में हमें अपटिक नहीं दिखता है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड आइटम है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बिजनेस है। तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है डिमांड ट्रेंड में। चलिए प्रीतिश, मार्जिन गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या 12% का फ्रेट रेल सिस्टम में जो गाइडेंस आपने बताया, और साथ ही 12 से 15% पैसेंजर रेल सिस्टम में, क्या इस पर आप बने हुए हैं? क्या हम इसको इंटैक्ट समझें आपकी तरफ से? बिल्कुल। एक एनुअलाइज बेसिस पर 12 से 12.5% इबिट्टा फ्रेट के लिए, और पैसेंजर के लिए एक स्टैंडर्ड सस्टेनेबल इबिट्टा है करीबन 10%। उसको उस 10 को ऊपर 15 तक ले जाने के लिए जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हमारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि प्रोपल्शन, एक बार वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाती हैं, उसके बाद हम वहां पर एक मार्जिन एक्सपेंशन तकरीबन 15% इबिट्टा तक देख सकते हैं। सिनेरियो की थोड़ा सा बात करते हैं प्रीतिश। यहाँ पर अक्रॉस इंडस्ट्री जो है पैसेंजर या फ्रेट रोलिंग स्टॉक की हम बात करें, डिमांड में क्या तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद चलिए विदेशी बाजारों की बात भी करेंगे, लेकिन पहले घरेलू ट्रेंड्स के बारे में कुछ ज़रा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, रेल की पूरी सेक्टर को, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सेफ्टी एंड सिग्नलिंग हो, एक बहुत महत्व दिया जा रहा है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए। पिछले वर्ष में जो कुछ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स हुई थी इंडियन रेलवेज में, उसके तहत सेफ्टी और सिग्नलिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अभी ज्यादा फोकस दिया जा रहा था, जो कि एक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगी
उतनी स्ट्रॉन्ग या उतनी ज्यादा कोचेस आप कैरी कर पाएंगे ट्रैक्स पर। तो अगर मैं एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोलूं तो हमें रेल में बहुत तेजी दिखती है। चलिए यहाँ पर टॉप लाइन की अगर हम नंबर्स की बात करें कंपनी की, तो वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट देखे गए हैं पिछले 5 तिमाहियों से। इसको लेकर आउटलुक में किसी भी तरह का बदलाव आने वाली तिमाहियाँ जो है इस वित्त वर्ष की, और ग्रोथ का टारगेट FY25 में फिर क्या रखा गया है? बिल्कुल, तो नॉर्मली हम फॉरवर्ड लुकिंग नंबर शेयर नहीं करते, पर मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि जो हमारी एक टारगेट थी 1000 वैगन पर महीने पर स्टेबलाइज करने की, वो हम मार्च क्वार्टर तक कर जाएंगे। हमारा टारगेट था पिछले क्वार्टर में करने का, बट जैसे कि आपने भी देखा होगा इंडियन रेलवेज की जो रेल व्हील फैक्ट्री है, वहां से चक्के मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, और इसके चलते हम वो 1000 वैगन पर मंथ की एवरेज को मीट नहीं कर पाए। पर मार्च क्वार्टर से आने वाले सारे क्वार्टर्स में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 वैगन पर महीने यानी कि 3000 वैगन पर क्वार्टर पर हम स्टेबलाइज कर जाएंगे। जहां तक पैसेंजर वर्टिकल का सवाल है, जैसा कि आपने कहा, हमने अभी अभी बैंगलोर मेट्रो की एक प्रोटोटाइप डिलीवर की है। बहुत जल्दी हम उसकी दूसरी ट्रेन भी डिलीवर करेंगे और उसके बाद हर महीने 2 ट्रेन सेट करके उसकी डिलीवरी चालू होगी। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो बाकी भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अहमदाबाद मेट्रो, उसकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगले साल में हमारी जो पैसेंजर वर्टिकल है उसकी भी रेवेन्यूज या उसकी भी नंबर्स आनी चालू हो जाएंगी। ये कि एक्सपोर्ट मार्केट किस तरह से शेप अप हो रहा है कंपनी के लिए, और क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं अब? बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए मैम एक बहुत की फोकस एरिया रहेगा। जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का विजन है लोकल फॉर ग्लोबल, हम उसके तहत जो फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो एकदम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल में माने 2024 में हमने हमारी पहली ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो कि एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी आइटम है, हमने एक्सपोर्ट किया, जो कि रोम के एक मेट्रो में फिट होगा। तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट के लिए हमने हमने प्लान्स बनानी चालू कर दी हैं, थोड़ी थोड़ी हमने काम भी चालू कर दी है। पर आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत की फोकस एरिया रहेगा। ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे आपकी ऑर्डर पाइपलाइन के बारे में। यहाँ पर किस सेगमेंट के लिए कहाँ कहाँ पर ऑर्डर पाइपलाइन में आपको एक्शन दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में किस किस तरह के ऑर्डर्स आने की संभावना है? बिल्कुल, तो जहां तक मेट्रो मार्केट का सवाल है, वो आज के दिन हमें बहुत रोबस्ट नजर आ रहा है। अगर आप भी देखें तो ऑलमोस्ट हर महीने कुछ नई मेट्रो प्रोजेक्ट्स या कुछ पुरानी मेट्रो प्रोजेक्ट्स की एक्सटेंशन लाइंस अनाउंस हो जाती हैं। तो मेट्रो ऑर्डरिंग की पाइपलाइन हमें बहुत रोबस्ट नजर आ रही है। जहां तक कि फ्रेट वैगन्स और वंदे भारत और सिमिलर ट्रेनों का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, ये एक कंज्यूमर या एक कमोडिटी आइटम नहीं है जिसकी हम बार बार ऑर्डरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। एक बार जब ऑर्डर हो गई, उसकी जब डिलीवरी स्टार्ट होती है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नए टेंडर्स मार्केट में आएंगे। पर अगर मैं डिमांड ट्रेंड की बात करूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नजर नहीं आती। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आज हमें दिए। धन्यवाद शो पर शिरकत करने के लिए। डेटा जो कि हर महीने आता है, और दिसंबर एसआईपी का डेटा आया है जहां पर पहली बार एसआईपी ने 26,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया है। और जिस तरह से हमने देखा है कि हर महीने एक नया रिकॉर्ड बन रहा है जहां पर एसआईपी के जरिए लोग निवेश कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि 26,459 का आंकड़ा एसआईपी का आता हुआ हमें देखने को मिला है। तो 2024 का जो अंत हुआ है, जहां तक एसआईपी से निवेश को लेकर बात है, वो एक हाई पर हुआ है। इसी के साथ साथ इक्विटी इन्फ्लो भी अगर आप देखें जो म्यूचुअल फंड के जरिए हुए हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। 41,156 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। और कुल एयूएम अगर हम यहाँ पर देखें तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें निवेश के लिहाज से, एसआईपी के जरिए निवेश के लिहाज से, उसमें एक
मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और पहली बार 26,000 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा इंडस्ट्री के लिहाज से जाता हुआ हम देख रहे हैं। एम्फी की तरफ से ये हर महीने का एक डेटा है जो रिलीज होता है, और उसमें भी आज हम देख रहे हैं कि इक्विटी इनफ्लोज और साथ ही एसआईपी इनफ्लोज में इजाफा। लेकिन गौरांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरांग, हम ब्रेक पर गए उससे पहले हम बात कर रहे थे टीटागढ़ रेल से, और उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी पहलुओं पर बातचीत की है। ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से भी समझाइएगा, क्योंकि बजट भी है और ऐसे में किसी को नियर टर्म प्ले अगर करना हो तो कहां पर दाव लगाया जा सकता है। हालांकि आप हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रैजेक्टरी के लिहाज से। तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन बहुत डामाडोल हो रहा है, स्थिर नहीं अच्छा, है कविता। अच्छा। के लिए क्षमा चाहता हूँ। टीटागढ़ वैगन पर पहले तो ये एक साल का अगर आप देखें तो 800 रुपए वाला करीबन 1900 के आसपास गया, और फिर गिरावट आई कुछ कारणों को लेकर के, नतीजों को लेकर के, और फिलहाल 1100 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो वार्तालाप मैंने पूरी सुनी। देखिए, ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और आने वाले भविष्य में भी आने वाले 3 से 5 साल के लिए शायद ऑर्डर बुक इतनी ही मजबूत रहेगी या फिर बढ़ सकती है। कंपनी का जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और तब्दील करने के लिए आय और मुनाफे में। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय रेल की छवि बहुत ही बड़ी मात्रा में बदल रही है, और ये सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, आने वाले कई सालों तक है। आप देखिए किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से नए वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात करी है, मेट्रोज में भी जिस प्रकार से सुधार हो रहा है, तो लगातार, और जिस प्रकार से वैगन्स और कोचेस की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये पूरा परिवर्तन काफी लंबे समय तक चलेगा। हालांकि कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और इसी प्रकार से जो बाकी अन्य रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं कविता, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, काफी सक्षम और मजबूत रुझान आने की संभावना लग रही है हमें। चलिए, तो यहाँ पर टीटागढ़ रेल के साथ साथ पूरे सेक्टर पर अपनी राय देते हुए गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।